हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ भारत खंडेलवाल। बच्चों, कैपेसिटर का आज हमारा सेकंड टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक में हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे। हमने बताया था कैपेसिटेंस कैसे निकाला जाता है, उसकी कैसे कैलकुलेशन की जाती है और किस किस पर वो डिपेंड करता है। तो वो सारी डिटेल में हमने आपको बताया। उसकी डायमेंशन कैसे निकाली जाती है, उसकी यूनिट कैसे निकाली जाती है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो आज जो हमारी क्लास है उसका सेकंड टॉपिक है हमारी कैपेसिटेंस का, जिसका हेडिंग डाला हुआ है कैपेसिटी ड्यू टू एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे हम आज फोकस करेंगे। पहले तो मैं बताऊंगा कि इसको आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर क्यों कहते हैं। तो बच्चों, आइसोलेटेड का मतलब है कि इसके आसपास कोई और अदर कंडक्टर प्रेजेंट नहीं है, यानी एक ही कंडक्टर है, इसके आसपास कोई और कंडक्टर नहीं है। क्योंकि हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि ये मीडियम पर डिपेंड कर जाता है। तो यदि इसके आसपास कोई दूसरा कंडक्टर होगा तो फिर वो आइसोलेटेड नहीं है। आइसोलेटेड का मतलब है एक ही कंडक्टर है, उसके आसपास कोई दूसरा कंडक्टर नहीं है। तो इसके लिए हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, कैसे हम इसकी कैपेसिटी निकालेंगे, चलिए इसको हम देखते हैं। तो पहले हम एक स्फेरिकल कंडक्टर बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर हम इसको समझेंगे। तो देखिए बच्चों, पहले हम एक स्फेरिकल कंडक्टर लेते हैं और जैसा कि पिछली क्लास में भी हमने बताया था, कहां पर रहता है चार्ज? आउटसाइड दी सरफेस। कहां रहेगा बच्चों? आउटसाइड दी सरफेस। तो ये हमने आउटसाइड सरफेस ले लिया और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। ये पिछले वीडियो में भी बता दिया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी हम इसको पढ़ाते ही हैं। तो ये एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है। ये हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगे। और मैंने जो ये कंसीडर किया है स्फेरिकल कंडक्टर, बच्चों इसकी रेडियस लिया मैंने कैपिटल आर। क्या लिया? कैपिटल आर। और इसका मैं एक केस फर्स्ट ले रहा हूं, पहले केस फर्स्ट। यानी कि ये जो आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है, ये या तो वैक्यूम या फिर एयर में रखा हुआ है। तो पहला केस हम ले रहे हैं कि या तो ये वैक्यूम में है, कहां पर है बच्चों? वैक्यूम या फिर एयर में रखा हुआ है। और सेकंड केस में हम आपको बताएंगे जब ये किसी अदर मीडियम में रखा हो तो इसका बिहेव कैसे होता है, फिर उसके बारे में बात करेंगे। तो बच्चों, हमने ये चार्ज ले लिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, जैसा कि हमने पिछली क्लास में भी आपको बताया था। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। चारों तरफ आप दिखाइए। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये सरफेस के परपेंडिकुलर है। कैसे है? सरफेस के परपेंडिकुलर। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर जगह पर सेम है। मान लो बच्चों, हमने जो ये चार्ज लिया है वो क्यू चार्ज लिया है। कौन सा चार्ज लिया है? क्यू लिया है। और ये क्यू चार्ज कहां पर आ गया? सरफेस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये जो सरफेस है, ये किसकी तरह बिहेव करेगा? एज वेल एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। किसकी तरह बिहेव करेगा बच्चों? इक्विपोटेंशियल सरफेस। और इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन यही तो होती थी, एक ऐसा सरफेस जिस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू इक्वल हो। और वो वैल्यू क्या है? बता दी थी पिछली क्लास में, वापस लिख रहे हैं, V = KQ/R। ये फॉर्मूला आपको पिछली क्लास में ही बताया था। तो एक ऐसा सरफेस जिस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। क्योंकि यहां पर चार्ज इक्वल है और चूंकि प्लस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू चार्ज जैसा कि नेचर है, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड होगी। कहां होगी? बाहर की तरफ होगी। यदि ये प्लस क्यू चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी, या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं, उसकी डायरेक्शन कहां होगी? आउटसाइड होगी। बच्चों, यदि ये चार्ज माइनस क्यू में लिया गया होता तो ये टूवर्ड्स द सेंटर होती। कहां होती इसकी डायरेक्शन? टूवर्ड्स द सेंटर होती, अंदर की तरफ होती। अब चूंकि हमने प्लस क्यू चार्ज लिया है तो इसकी डायरेक्शन कहां होगी? आउटवर्ड होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो सरफेस के परपेंडिकुलर है, आउटसाइड है, और अलोंग द रेडियस है। क्योंकि इसको भी रेडियस कहोगे, इसको भी रेडियस कहोगे, इसीलिए इस डायरेक्शन को एक नाम से और जाना जाता है, जिसको कहते हैं रेडियल डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है अलोंग द रेडियस है, इसलिए इसका नाम क्या है? रेडियल डायरेक्शन। तो ये भी आप नोट करके रखें कि इसका नाम क्या है? रेडियल डायरेक्शन। तो इसको रेडियल डायरेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। और बच्चों, रेडियल डायरेक्शन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अलोंग द रेडियस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो इसलिए इसको रेडियल डायरेक्शन कहते हैं। तो जब आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू आ गई, आपको कैलकुलेट क्या करना है? कैपेसिटी।
क्या कैलकुलेट करना है बच्चों? कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है। तो कैसे निकालेंगे कैपेसिटी? तो इसको आप देखिए, तो कैपेसिटी निकालने के लिए आपके पास वही फॉर्मूला याद करो, पढ़ा दिया था पिछली क्लास में, सिंस Q इजकल टू सी वी, और C इजकल टू क्या हो गया? Q अपॉन V, Q अपॉन V, Q चार्ज, V पोटेंशियल, कूलाम पर वोल्ट, जिसको फेराड नाम दिया था, पिछली क्लास में यही सब बताया था। तो Q अपॉन V की वैल्यू क्या है बच्चों? KQ अपॉन R रख दीजिए, KQ, R ऊपर चला जाएगा, Q से Q खत्म हो गया, तो C इजकल टू क्या आ गया? R अपॉन K। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो बच्चों R क्या है? रेडियस, K क्या है? कांस्टेंट, तो C इजकल टू R अपॉन K। और अब C अपॉन R को एक अदर फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो भी हम आपको बताने वाले हैं कि इसको अदर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा। तो बच्चों ये आपने पहला केस का ये हिस्सा नोट कर लिया होगा, तो इसको हम यहां से हटा देते हैं। तो ये तो हमने फॉर्मूला बताया आपको, C इजकल टू R अपॉन K। और बच्चों आप इसको कैसे लिख सकते हो? C इजकल टू R, K की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये ऊपर चला जाएगा, तो C इजकल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ये फॉर्मूला, इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल के रखिए। वो कैपेसिटेंस है जब कंडक्टर किसी वैक्यूम में या एयर में रखा हुआ है। तो बच्चों एप्सिलॉन, यहां से भी आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों यहां से आप देखिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है, याद करो, 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और इसकी यूनिट क्या होती थी? याद करो, कूलाम स्क्वायर डिवाइड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। और बच्चों यदि आप इस फॉर्मूले से इसकी वैल्यू निकालोगे, ये यूनिट तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ाते हैं, के की वैल्यू लेते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और के की यूनिट क्या बताते हैं? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। के की यूनिट क्या बताते हैं? के की यूनिट क्या बताते हैं बच्चों? इसका रिवर्स, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। और एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होती है? इसका रिवर्स हो जाती है, तो कूलाम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बच्चों यहां से एक यूनिट और निकाल सकते हो इसकी, ये तो कांस्टेंट है 4 पाई, तो ये एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल आया? जरा सोच के देखो, C अपॉन 4 पाई R। तो इसकी तो ये तो कांस्टेंट है, तो इसकी यूनिट क्या निकाली? फैराड पर मीटर। और ये फैराड पर मीटर किसके इक्वल है बच्चों? कूलाम स्क्वायर डिवाइड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसको वापस देखिए, हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया, C इजकल टू R अपॉन K। तो C इजकल टू R अपॉन K की वैल्यू होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो C इजकल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R है। एप्सिलॉन नॉट की न्यूमेरिकल वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12, जिसकी यूनिट होती है कूलाम स्क्वायर डिवाइड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये सेम K का रिवर्स होती है, इसलिए K की यूनिट भी हमने लिखी है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। और याद करो इस K की न्यूमेरिकल वैल्यू भी हमने आपको बता रखी है, 9 इंटू 10⁻⁹, ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो ये याद रखिए। तो एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा? कूलाम स्क्वायर डिवाइड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। और देखो यहां से एक यूनिट हमने और निकाली एप्सिलॉन नॉट की, 4 पाई तो कांस्टेंट है, C की यूनिट क्या होती है? फैराड। R क्या है? डिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस नहीं है, ध्यान से देखो, ये डिस्टेंस है, तो फैराड पर मीटर। तो आप याद रखें फैराड पर मीटर, दिस इज द यूनिट, इक्विवेलेंट इज द ऑफ कूलाम स्क्वायर डिवाइड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब ये यूनिट आप पूरी ध्यान रखें, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, फैराड पर मीटर इसी के इक्विवेलेंट होती है। अब जो ये रिजल्ट आया जिसको हमने इक्वेशन फर्स्ट नाम दिया है, इसको लेकर के आगे का एक कंसेप्ट और आपको बताते हैं। देखिए अब इसमें आप अपन और क्या कर सकते हैं बच्चों। ये जो रिजल्ट आया है C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, तो जरा सोच के देखिए C किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनली आ रहा है? R के। किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनली आ रहा है? R के। और जब दो टर्म डायरेक्ट प्रोपोर्शनली होती है तो कैसा ग्राफ आता है? स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब C और R के बीच में यदि ग्राफ प्लॉट किया जाए, एक्स एक्सिस पर ले लो रेजिस्टेंस, वाई एक्सिस पर ले लो C, और कैसी लाइन आएगी? स्ट्रेट लाइन आएगी। ग्राफ भी याद रखिए, ग्राफों का भी बहुत अच्छा यूज है। तो ये केस तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने वो बताया है जब आइसोलेटेड बॉडी कहां रखी हुई है, आइसोलेटेड स्फेरिकल सेल कहां रखा हुआ है? किसी वैक्यूम या एयर में रखा हुआ है। अब हम बात करेंगे सेकंड केस की,
और सेकंड केस में बताएंगे कि यदि ये किसी अदर मीडियम में रखा हुआ है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो चलिए उसी पे हम चर्चा करते हैं। आपने ये सब नोट कर लिया होगा, तो इसको यहां से एक बार रिमूव। तो सेकंड केस में हम लेके चल रहे हैं, आइसोलेटेड spherical conductor is in other medium, mica, glass, ebonite, these are other medium। तो अब देखिए, अभी पहली इक्वेशन आपकी आई थी C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये तो वो केस था जब वो कहां पर रखा हुआ था, वैक्यूम या एयर में। अब हमने कहां रख दिया इसको, अदर मीडियम में। तो अदर मीडियम में रखोगे तो कुछ नहीं करना है, ये मीडियम वाला कंसेप्ट आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर लिखना है बस। और एप्सिलॉन क्या हो गया, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं बच्चों, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। और एप्सिलॉन को क्या कहेंगे बच्चों, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो अदर मीडियम में आप लेंगे तो आपको ये रिजल्ट देखने को मिलेगा, यानी कि 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर। अब बच्चों एक केस हम इसमें आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक बताया था कि एक फॉर्मूला हमने बताया था K इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, इसको हमने K को एप्सिलॉन आर से भी डिनोट किया था। और याद करो हमने एक फॉर्मूला दिया था आपको, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने बता दिया था, वापस बता रहे हैं कि कोई भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसको एप्सिलॉन आर से भी डिनोट करते हैं। इसको, इसका नाम है रिलेटिव परमिटिविटी। क्या नाम है, रिलेटिव परमिटिविटी। ये दो परमिटिविटी का रेशियो होती है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। तो बच्चों के को मैं क्या लिख सकता हूं, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से एप्सिलॉन की वैल्यू निकाल लीजिए, एप्सिलॉन नॉट इंटू के आ गया। यही फॉर्मूला आप इसके अंदर पुट कर दीजिए, तो मीडियम वाला कंसेप्ट आपको क्या मिल जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू के। और बच्चों फर्स्ट इक्वेशन से इसको क्या लिख सकते हो, Cm इक्वल टू C इंटू के। फर्स्ट इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन में यही तो बताया था हमने, ये रहा, यही तो थी फर्स्ट इक्वेशन हमारी, 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर। तो 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर को हमने क्या लिया, C के एज इट इज आ गया। और यहां से आप यदि K की वैल्यू निकालेंगे तो आपको K क्या देखने को मिलेगा, देखिए ध्यान से देखो, K की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे इससे, यहां से, तो यहां से K की वैल्यू निकालो। तो K इक्वल टू क्या लिखोगे, हाँ, तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा, Cm अपॉन C, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो डायरेक्ट कांस्टेंट को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, कैपेसिटी ऑफ ए मीडियम, सॉरी, कैपेसिटी ऑफ मीडियम, यस मीडियम, डिवाइड बाय कैपेसिटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस। तो इस फॉर्मूले को इससे भी जाना जाता है। तो Cm तो क्या था, कैपेसिटी थी किसकी, जब वो मीडियम में रखा हुआ था। और C क्या है, कैपेसिटी थी कब, जब वो वैक्यूम और एयर में रखा हुआ था। तो ये फॉर्मूला भी याद रखें, ये छोटे छोटे क्वेश्चन इस पे बनते रहते हैं। और आई थिंक आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। 2 केस लेकर के हमने आपको स्टडी कराई, जब ये कहाँ रखा हुआ था, पहला केस जब ये वैक्यूम या एयर में रखा हुआ है, सेकंड केस जब ये मीडियम में रखा हुआ है। तो इन दोनों फॉर्मूले को याद रखिए, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नॉलेज में रखिए। और इसको हमने किस तरह से डिफाइन करके निकाला था वो भी आप ध्यान रखें। और बच्चों लास्ट में मैं 1 मिनट लेना चाह रहा हूं, ये वीडियोज मेरे उन बच्चों के लिए हैं, स्पेशली उनके लिए फोकस किया गया है जिनको फिजिक्स के नाम से डर लगता है। तो बच्चों डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे विश्वास है कि मैं तुम्हारा डर एक दिन निकाल के रहूंगा। दूसरी बात, जिन बच्चों ने 11th क्लास की फिजिक्स को ध्यान से नहीं पढ़ा है, कई बच्चों के दिमाग में रहता है 11th की फिजिक्स ध्यान से पढ़ी नहीं, समझ में आई नहीं, क्योंकि होम एग्जामिनेशन होते हैं। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 12th क्लास के जितने भी टॉपिक मैं आपको यहाँ कराऊंगा, उसमें कराते हुए कोई भी 11th का कोई कंसेप्ट आता है तो यकीन मानिए पहले 11th का उस कंसेप्ट को समझाएंगे, उसके बाद आपको ये कंटिन्यू करेंगे।
तो इस बात का आप ध्यान रखें। बस बच्चों, मुझे तो बस तुम्हारा प्यार और साथ चाहिए, वो बना रहेगा। यदि वो बना रहेगा तो मेरे लिए वो एनर्जी बूस्टर का काम करेगा, और इसके लिए जरूरी है कि वो एनर्जी बनी रहे, क्योंकि फिजिक्स में अपन पढ़ते ही हैं कि एनर्जी कंजर्व रहनी चाहिए। और इसके लिए जरूरी है कि बस कुछ नहीं करना बच्चों, आप मेरे वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और मैं अच्छे से अच्छे वीडियो आपको बनाता रहूंगा और आपके सामने ये सब बताता रहूंगा। चलिए, ओके बच्चे।